हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रशांत एंड आई वेलकम टू मेंटर एकेडमी। जैसा कि आप लोग थंबनेल्स के ऊपर रीड कर लिए होंगे बाबू कि आज सोशल साइंस के बेहतरीन आपको टिप्स देने वाले हैं। आज 2 मार्क्स की सब्जेक्टिव के क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे, आज संपूर्ण जानकारी इस वीडियो लेक्चर में आपको देने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं बाबू, 50 डेज टॉपर सीरीज चल रहा है। आज उसका 7 क्लास है, डे 7 है। आज हम सोशल साइंस के बारे में बाबू बताने वाले हैं कि सोशल साइंस में किस तरह से हम बेहतरीन जो है सब्जेक्टिव को लिख पाएंगे। सबसे पहले तो हम बात कर देते हैं सोशल साइंस में क्या रीड करना है बाबू, क्या पढ़ने की नीड है। यदि उसके बारे में हम यदि फोकस कर देंगे बाबू, सबसे पहले अपना लोग क्या पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं बाबू, हिस्ट्री पढ़ते हैं। उसके बाद क्या पढ़ते हैं बाबू, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी। उसके बाद इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं और डिजास्टर एंड मैनेजमेंट पढ़ते हैं, आपदा प्रबंधन। यानी आपको 5 टॉपिक से बाबू क्वेश्चन देखने को मिलेगा। केयरफुली सुनिए। हिस्ट्री से मिलेगा बाबू इतिहास जिसको अपना लोग बोलते हैं, ज्योग्राफी जिसको अपना लोग भूगोल बोलते हैं, इकोनॉमिक्स जिसको अर्थशास्त्र बोलते हैं, पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान होता है बाबू, और डिजास्टर मैनेजमेंट आपदा प्रबंधन। ये 5 टॉपिक आपको पढ़ने की नीड है बाबू। यदि आप चाहते हैं कि सोशल साइंस में बेहतरीन मार्क्स गेन करें तो कितने टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा बाबू, इसके अंतर्गत आपको 5 जो है बुक को पढ़ना पड़ेगा। यदि हम यहां बोल दे बाबू तो 4 बुक तो पढ़ने की पूरी नीड है आपको। ज्योग्राफी और डिजास्टर मैनेजमेंट एक ही बुक में मिल जाएगा। यदि हम एग्जाम पैटर्न की बात कर देंगे बाबू कि हिस्ट्री से कितने मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने मार्क के क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछे जाएंगे बाबू, 20 पूछे जाएंगे। ज्योग्राफी की बात कर देंगे कितने होगा, 20 होगा बाबू। इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस से कितना, 17 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। और डिजास्टर मैनेजमेंट से 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी टोटल कितना हो गया देख लीजिए बाबू, आप टोटल देख लीजिए 40 ये हो गया। उसके बाद 34 6 40, यानी 80 मार्क्स का आपको क्या करना पड़ेगा, 80 मार्क्स का जो है एग्जाम होगा बाबू आपका। कितने मार्क का एग्जाम होगा, 80 मार्क्स का, जिसमें हमको 5 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक से आपको क्वेश्चन रहेगा। हिस्ट्री से 20 मार्क का रहेगा, ज्योग्राफी से 20 मार्क बाबू, इकोनॉमिक्स से 17 मार्क, पॉलिटिकल साइंस से 17 मार्क और डिजास्टर मैनेजमेंट से कितना, 6 मार्क। टोटल आपका 80 मार्क्स का ही एग्जाम होगा, समझ गए ना। उसमें 20 मार्क आपको प्रैक्टिकल आप स्कूल के थ्रू आपको दिया जाएगा बाबू। 20 में 18 19 मिल ही जाता है स्टूडेंट को बाबू। आप लोग प्रैक्टिकल का कॉपी बहुत ही अच्छी तरह से लिख लिए होंगे, जिस तरह से हम सजेस्ट किए हैं बहुत स्टूडेंट को बाबू। यदि हम थोड़ा एग्जाम पैटर्न की बात कर देते हैं, ये तो हमें क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, ये चीज हम फोकस कर दिए। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। अब बाबू आगे बढ़ जाते हैं बाबू। यदि एग्जाम पैटर्न की बात कर दें, सोशल साइंस में एग्जाम पैटर्न की बात कर देते हैं बाबू। एग्जाम पैटर्न, क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है बाबू। टोटल कितने मार्क्स का एग्जाम होता है, 100 मार्क्स का एग्जाम होता है बाबू। कितने मार्क का, 100 मार्क्स का, जिसको 2 भागों में अपना लोग डिवाइड कर देते हैं बाबू। जिसमें कितने भागों में, 2 भागों में। एक तो आपका रिटेन एग्जाम होगा, एक क्या होगा बाबू आपका, रिटेन एग्जाम होगा। WRITTEN, रिटेन एग्जाम होगा बाबू। रिटेन एग्जाम कितने मार्क्स का होगा, तो 80 मार्क्स का आपका रिटेन एग्जाम होता है। कितने मार्क्स का, 80 मार्क्स का रिटेन एग्जाम होगा। प्रैक्टिकल कितना होगा, PRA, प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल आपको कितने मार्क्स का हो जाएगा बाबू, तो 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा। कितने मार्क्स का, 20 मार्क्स का। बिल्कुल अच्छी तरह से आप लोग समझते जाइए कि कहां से हमें पढ़ने की नीड है, क्या पढ़ने की नीड है। एग्जाम पैटर्न पर फोकस कीजिए बाबू, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में अब तो आपको जाना है बाबू। अब तो एक ही आपके आगे जो है बॉर्डर है, उस बॉर्डर को पार करना है जो एग्जामिनेशन हॉल है। अब तो वहां की नीड है। तो यहां पर एग्जाम पैटर्न समझना जरूरी है। कहां से कितना मार्क्स हम गेन करें कि बेहतरीन मार्क्स हमको सोशल साइंस में 95 से भी एबव मार्क कैसे आएगा, इस रणनीति पर पूरे डिस्कस करने वाले हैं बाबू। तो जरूर वीडियो लेक्चर को शुरू से एंड तक देखिए, ताकि आप भी सोशल साइंस में जो है 95 से एबव मार्क गेन कर लीजिएगा।
यकीन मानिए यदि मेरी सारी बातों को बाबू वन बाय वन करके यदि फॉलो कर रहे हैं तो आपको टॉपर बनने से कोई रोक नहीं सकता है। तो यहां पर देखिए एग्जाम पैटर्न की बात कर देंगे। 100 मार्क्स में रिटेन एग्जाम 80 का होगा बाबू, और प्रैक्टिकल 20 मार्क्स का। ये आपको स्कूल के थ्रू दिया जाएगा बाबू। यदि हम रिटेन एग्जाम की 80 मार्क्स से करेंगे तो इसको दो भागों में डिवाइड कर देंगे। कितने भाग में? दो भाग में। एक को हम बोल देते हैं बाबू ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव आपको रहेगा। दूसरा क्या बोल देंगे? सब्जेक्टिव बोल देंगे बाबू, सब्जेक्टिव। क्या बोल देंगे? सब्जेक्टिव बोल देंगे। एक को हम क्या बोल दिए? ऑब्जेक्टिव, दूसरा को सब्जेक्टिव। यानी 80 मार्क में आपको दो टाइप का क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव का भी एग्जाम देना पड़ेगा और सब्जेक्टिव का भी एग्जाम देना पड़ेगा बाबू। यदि ऑब्जेक्टिव कितना मार्क्स का रहेगा तो ऑब्जेक्टिव आपका 40 मार्क्स का रहेगा बाबू, जिसमें टोटल ऑब्जेक्टिव की संख्या कितना रहेगा बाबू? ऑब्जेक्टिव की संख्या रहेगा 80 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन आपको सॉल्व करना है 40 ही, क्योंकि आपको 40 मार्क्स ही चाहिए ऑब्जेक्टिव से। सब्जेक्टिव कितना मार्क्स का बाबू? सब्जेक्टिव हो जाएगा 40 मार्क्स का। सब्जेक्टिव कितना मार्क्स का? 40 मार्क्स का हो जाएगा। ये आपका एग्जाम पैटर्न है बाबू। इस एग्जाम पैटर्न को पूरे दिमाग में आप सेट कर लीजिए ताकि आप सोशल साइंस में बेहतरीन मार्क गेन कर पाइएगा। अब बहुत स्टूडेंट का रहता है कि सर सोशल साइंस में ऑब्जेक्टिव तो क्लियर है, लेकिन सोशल साइंस में सब्जेक्टिव लिखने का तरीका तो मालूम है, लेकिन सही तरीका क्या होगा आज आपको इस वीडियो लेक्चर में बताने वाले हैं कि एग्जामिनर आपसे क्या उम्मीद करते हैं। आप जो क्वेश्चन को बना रहे हैं तो एग्जामिनर का क्या माइंडसेट रहता है, वह क्या आपकी कॉपी में देखना चाह रहा है, समझ गए ना? उस चीज पर हम आज फोकस करेंगे और आज के वीडियो लेक्चर में 5 मोस्ट इंपोर्टेंट 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे ताकि आपको पता चले कि हम सब्जेक्टिव को कैसे लिखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं बाबू। ध्यान से देखिए, वन बाय वन करके हम फोकस करते हैं बाबू। सबसे पहले तो आपको तरीका मालूम होना चाहिए कि सब्जेक्टिव को सही कैसे लिखेंगे, यानी सोशल साइंस के सब्जेक्टिव को सही लिखने का तरीका क्या है। यदि हम सब्जेक्टिव पर ही फोकस करते हैं बाबू, ऑब्जेक्टिव बहुत स्टूडेंट का सबका क्लियर है, बहुत स्टूडेंट का जो फीडबैक आता है बाबू कि सब्जेक्टिव सर कैसे लिखे, इस पर जरूर वीडियो लेक्चर आप बनाइए। तो आज जो है हम उस डाउट को आज आउट करने वाले हैं बाबू। आपको सब्जेक्टिव में किस चीज की याद रखना चाहिए, लिखते वक्त सही लिखने का क्या तरीका है, तो एग्जामिनर क्या सोचता है। सबसे पहला पॉइंट है कि सीधा आपको उत्तर लिखना है। क्या लिखना है? सीधा उत्तर लिखना है। क्या लिखना है? सीधा उत्तर लिखना है। आपको उत्तर पर फोकस करना है, पहला पॉइंट है बाबू। दूसरा है कि प्रश्न से जुड़ी बात लिखिए। प्रश्न से जुड़ी बात लिखना है बाबू। प्रश्न से जुड़ी बात पर फोकस करेंगे, ये नहीं कि कुछ से कुछ लिख दिए बाबू। तीसरा है साफ हैंड राइटिंग। आपका हैंड राइटिंग क्या होना चाहिए? हैंड राइटिंग बाबू, हैंड राइटिंग साफ सुथरा होना चाहिए। चौथा पॉइंट है बाबू, मार्क्स के अनुसार लेंथ होना चाहिए। मार्क्स के अनुसार क्या होना चाहिए? मार्क्स के अनुसार आपका लेंथ होना चाहिए। किसका? आंसर लिखने का बाबू। ये देखिए आपका जो एग्जामिनर है बाबू, वह आपसे उम्मीद यही 4 पॉइंट्स का करता है। कितने पॉइंट्स का बाबू? 4 ही पॉइंट्स से क्या वह एग्जामिनर आपसे चाहता है? आप जो कॉपी लिखे हैं बाबू, या आप जो क्वेश्चन का जवाब दिए हैं, क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, तो एग्जामिनर आपसे क्या उम्मीद लगा के बैठा है, क्या चाह रहा है? तो पहला चाह रहा है कि सीधा उत्तर उसको चाहिए, उसको आंसर चाहिए क्वेश्चन का। जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका क्या चाहिए? आंसर चाहिए। दूसरा, प्रश्न से जुड़ी बातें चाहिए। जो प्रश्न पूछा गया है उसी से रिलेटेड बात होना चाहिए, समझ गए ना? प्रश्न यदि हिस्ट्री का है तो हिस्ट्री सी के अंतर्गत ही उसको जवाब देना है, ये नहीं कि दे दिया अब साइंस के अंतर्गत जवाब। प्रश्न से जुड़ी आपको बात लिखना है। जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी पैटर्न पर लिखेंगे, उसी सब्जेक्ट के अंतर्गत आपको लिखना पड़ेगा बाबू। तीसरा है साफ हैंडराइटिंग में लिखना पड़ेगा। सब्जेक्टिव जब लिख रहे हैं तो कट पीट मत कीजिए, ओवर राइटिंग से बिल्कुल बचिए बाबू। साफ हैंडराइटिंग रहेगा तभी जाकर आपको मार्क्स फुल में फुल मिलेगा। तो साफ हैंडराइटिंग लिखना है। उसके बाद चौथा पॉइंट को विशेष ध्यान रखेंगे बाबू कि मार्क्स के अनुसार लेंथ, यानी जो आप जो आंसर कॉपी लिख रहे हैं,
अपना कॉपी लिख रहे हैं, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो कितना उसको लिखेंगे ये आपको समझ रहना चाहिए, कितने शब्दों में लिखना है। यानी आप मार्क्स के अनुसार आंसर की लेंथ को बढ़ा और घटा सकते हैं, ये माइंडसेट बना के चलना पड़ेगा, नहीं तो 3 ही घंटा रहता है। यदि आप एक ही क्वेश्चन में सपोज कीजिए 20 मिनट 25 मिनट लगा रहे हैं, तो फिर और क्वेश्चन कैसे लिखिएगा, आप ही सोचिए। तो आपको ये बात जो है मार्क्स के अनुसार लेंथ, यानी इसको ध्यान में रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू। चलिए आगे की ओर हम डिस्कस करते हैं बाबू। आज हम 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लेकर आए हैं बाबू, जिसमें हिस्ट्री से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन के भी क्वेश्चन लाए हैं। तो प्रत्येक जो इस तरह के हैं, इसमें क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसको किस तरह लिखेंगे, आज जितने भी हम क्वेश्चन लाए हैं सब 2 मार्क्स वाले हैं। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन को हम कैसे सोशल साइंस में लिखेंगे, आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत आपको क्या करने वाले हैं, बताने वाले हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पर फोकस करते हैं बाबू। पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन बाबू हिस्ट्री से लिए हैं, किस चीज से लिए हैं, हिस्ट्री से लिए हैं बाबू। हिस्ट्री मतलब इतिहास से पहला क्वेश्चन लिए हैं, इतिहास का पहला क्वेश्चन है बाबू। चलिए यहां पर देखिए फोकस करेंगे, बहुत अच्छा से फोकस करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, और ये क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जब आप बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन दीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा बाबू। तो बिल्कुल बंगाल विभाजन के क्वेश्चन है आपका बाबू, बंगाल विभाजन आप लोग पढ़े होंगे, बंगाल विभाजन बाबू, बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन के निर्णय को, के निर्णय को, के निर्णय को वापस क्यों लिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, वापस क्यों, वापस क्यों लिया गया, लिया गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि बंगाल पार्टीशन जो हुआ, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि बंगाल विभाजन कब हुआ। आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे बाबू, कमेंट करेंगे कि बंगाल विभाजन कब हुआ। कह रहा है यहां पर बंगाल विभाजन के निर्णय को वापस क्यों लिया गया, इसमें आपको यह बताना है कि बंगाल विभाजन जो हुआ तो कितनी ईस्वी में हुआ था। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, क्वेश्चन पर भी फोकस कीजिएगा कि बंगाल विभाजन के निर्णय को वापस क्यों लिया गया, क्या आंसर होगा। चलिए बाबू राइट डाउन करते हैं, जितना नंबर होगा वे नंबर डालेंगे बाबू, उसके बाद उत्तर लिखेंगे। उत्तर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपके पास यानी इसको कम ही शब्दों में आपको उत्तर देने की आवश्यकता है, जो सटीक उत्तर हो, प्रश्न से जुड़ी बात हो और हैंडराइटिंग आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ताकि एग्जामिनर को चेक करने में आसान हो। चलिए लिखते हैं बाबू कि बंगाल विभाजन के निर्णय को, बंगाल विभाजन के, बंगाल विभाजन के निर्णय, बंगाल विभाजन के निर्णय को वापस इसलिए, वापस इसलिए लिया गया क्योंकि, क्योंकि बाबू, क्योंकि लिखने फोकस कीजिए, क्योंकि इसके विरुद्ध, क्योंकि इसके विरोध, इसके विरोध में पूरे, इसके विरोध में पूरे बंगाल में, पूरे बंगाल में, पूरे बंगाल में तीव्र, पूरे बंगाल में तीव्र जन आंदोलन, तीव्र जन आंदोलन, तीव्र जन आंदोलन कौमा स्वदेशी, स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन बाबू, स्वदेशी आंदोलन और राष्ट्रीय एकता, और राष्ट्रीय, और राष्ट्रीय एकता, और राष्ट्रीय एकता की, एकता की भावना, एकता की भावना, एकता की भावना प्रबल,
प्रबल हो गई, प्रबल हो गई थी, प्रबल हो गई थी। साथ ही साथ ही साथ ही यह विभाजन यह विभाजन यह विभाजन यह विभाजन हिंदू मुस्लिम यह विभाजन हिंदू और मुस्लिम यह विभाजन हिंदू और मुस्लिम एकता, हिंदू और मुस्लिम एकता को नुकसान, एकता को क्या कर रहा है, नुकसान नुकसान पहुंचा रहा था, पहुंचा रहा था बाबू, पहुंचा रहा था, जिससे जिससे क्या हो गया, जिससे 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 अंग्रेजी जिससे अंग्रेजी जिससे अंग्रेजी सरकार को जिससे अंग्रेजी सरकार को जिससे अंग्रेजी सरकार को अपना अपना क्या करना पड़ा, निर्णय को बाबू, निर्णय बदलना पड़ा, निर्णय को बदलना पड़ा। चलिए देखिए बाबू, यहां तक आपको लिखने की नीड है बाबू कि बंगाल विभाजन के निर्णय को वापस क्यों लिया गया। आंसर है कि बंगाल विभाजन के निर्णय को वापस लिया गया क्योंकि इसके विरुद्ध में पूरे बंगाल में तीव्र जन आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन और राष्ट्रीय एकता की भावना प्रबल हो गई थी। साथ ही यह विभाजन हिंदू मुस्लिम एकता को नुकसान पहुंचा रहा था, जिससे अंग्रेजी सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा। आप लोग पढ़े होंगे बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था, समझ गए ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको राइट डाउन कर लीजिए ताकि एग्जामिनेशन हॉल में आए तो आप आसानी से इसको लिख सकते हैं बाबू, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन लेते हैं पॉलिटिकल साइंस से, राजनीतिक विज्ञान से हम क्वेश्चन लेते हैं बाबू। पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन को लिख के दिखाते हैं, कैसे लिखेंगे बाबू। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, क्या लेंथ रखिए, कैसी हैंडराइटिंग थी, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए पॉलिटिकल साइंस से लिखते हैं बाबू, पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन है बाबू। पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन है जिसको अपना लोग बोलते हैं राजनीति विज्ञान, राजनीति विज्ञान बोलते हैं बाबू, राजनीति विज्ञान बोलते हैं, राजनीति विज्ञान। इससे क्वेश्चन है, क्वेश्चन रहेगा 2, क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा बाबू, क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कि लैंगिक, क्या कह रहा है, लैंगिक बाबू, लैंगिक विभेद से, लैंगिक विभेद से आप क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं, ये लिखना है बाबू। लैंगिक विभेद से आप क्या समझते हैं। चलिए इसका आंसर लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे बाबू, लैंगिक विभेद से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन को राइट डाउन कीजिए, लैंगिक विभेद से आप क्या समझते हैं, अच्छा से लिखिए, लैंगिक विभेद से आप क्या समझते हैं। ये सेक्स डिटर्मिनेशन है बाबू, कि लैंगिक विभेद मतलब ये हो गया कि पुरुष और महिला में, यानी कहने का मतलब हो गया जेंडर में, जैसे पुरुष जाति है और स्त्री जाति है, तो कुछ समाज ने क्या किया है कि उसको बांट दिए, ये पुरुष तो ये काम कर सकते हैं, ये महिला नहीं कर सकते हैं, ये जेंडर आपका डिस्क्रिमिनेशन हो गया बाबू। यदि हम बोल देंगे लैंगिक विभेद से आप क्या समझते हैं, तो लिखेंगे बाबू, लैंगिक विभेद वह स्थिति है, लैंगिक विभेद क्या है बाबू, लैंगिक विभेद वह स्थिति है बाबू, वह स्थिति है बाबू, लैंगिक विभेद वह स्थिति है जिसमें क्या कह रहा है, जिसमें लिंग के आधार पर, पुरुष और महिलाओं के साथ
महिलाओं के साथ, पुरुष और महिलाओं के साथ असमान 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 व्यवहार किया, व्यवहार व्यवहार किया व्यवहार किया व्यवहार किया जाता है, व्यवहार किया जाता है बाबू। और इसमें इसमें क्या होता है, इसमें इसमें शिक्षा, इसमें क्या कह रहा है, शिक्षा भी कह रहा है, शिक्षा, रोजगार, शिक्षा, रोजगार, रोजगार, उसके बाद वेतन, रोजगार, वेतन, वेतन, अधिकार और अधिकार और रोजगार, वेतन, अधिकार और अधिकार और अवसरों अवसरों अधिकार और अवसरों में क्या कर रहा है, में भेदभाव 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 शामिल होता है। भेदभाव क्या होता है बाबू, शामिल होता है, भेदभाव शामिल होता है, भेदभाव शामिल होता है बाबू। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लैंगिक विभेद से आप क्या समझते हैं। देखिए, लैंगिक विभेद वह स्थिति है जिसमें लिंग के आधार पर पुरुष और महिलाओं के साथ असमान व्यवहार किया जाता है, लिंग के आधार पर, जिसमें शिक्षा भी आता है, रोजगार, वेतन, अधिकार और अवसरों में भेदभाव शामिल होता है कि ये काम जो है केवल पुरुष वर्ग कर सकते हैं, महिला वर्ग नहीं करेंगे। इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन हम लोग के समाज में भी है बाबू। उसी को हम लोग कैसे लिखेंगे, यदि आप इतना लिख देते हैं तो यकीन मानिए आपको 2 मार्क्स जो है परफेक्ट मिल जाएगा बाबू। 2 मार्क्स क्या मिलेगा, परफेक्ट आपको मिल जाएगा, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा बाबू। चलिए क्वेश्चन 3 की ओर बढ़ते हैं बाबू, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। क्वेश्चन 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3, उदारीकरण को परिभाषित करें। क्वेश्चन 3 है बाबू, उदारीकरण को, उदारीकरण को क्या करना है, उदारीकरण को परिभाषित करें। किसको करना है बाबू, उदारीकरण को, उदारीकरण को परिभाषित करें, परिभाषित करना है बाबू। उदारीकरण को क्या करेंगे, परिभाषित करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, आप लोग कीजिए तो, और इसका उत्तर अपने मन से लिखिए और मिलाइए कि उदारीकरण को आप लोग किस तरह लिख रहे हैं बाबू। उदारीकरण से आप क्या समझते हैं ये समझिए। लिखेंगे बाबू आंसर में, वह प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया है बाबू, वह प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया है जिसमें, वह प्रक्रिया है जिसमें 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 अर्थव्यवस्था, जिसमें अर्थव्यवस्था, जिसमें अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था से सरकारी, अर्थव्यवस्था से सरकारी, सरकारी नियंत्रण, सरकारी नियंत्रण, नियंत्रण, सरकारी नियंत्रण कम करके, कम करके, सरकारी नियंत्रण कम करके, कम करके निजी क्षेत्र को, निजी क्षेत्र को, निजी क्षेत्र को बाबू, निजी क्षेत्र को अधिक स्वतंत्रता, अधिक स्वतंत्रता, अधिक स्वतंत्रता बाबू, अधिक स्वतंत्रता दी जाती है। अधिक स्वतंत्रता क्या करती है, दी जाती है बाबू, दी जाती है। उसे उदारीकरण कहते हैं। उसे क्या बोल देंगे, उदारीकरण कहते हैं। उसे उदारीकरण कहते हैं। उसे क्या बोल देंगे बाबू, उदारीकरण कहते हैं। वेरी गुड। उदारीकरण को परिभाषित करना है बाबू, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है वह प्रक्रिया है जिसमें अर्थव्यवस्था से सरकारी नियंत्रण कम करके निजी क्षेत्र को अधिक स्वतंत्रता दी जाती है, उसे उदारीकरण कहते हैं। यदि आप इस तरह से अपने आंसर को लिख रहे हैं तो यकीन मानिए कि आपको जो एग्जामिनेशन हॉल में कहीं मार्क कटने की बाबू गुंजाइश नहीं है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की ओर। क्वेश्चन 4 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। चलिए क्वेश्चन 4 की ओर बढ़ते हैं। आज की क्लास का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन बाबू आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन 4 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बाबू, पूछा भी गया 2015 और 17 में पूछा गया है कि सुनहरा रेशा, गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है। कह रहा है बाबू सुनहरा, सुनहरा रेशा, सुनहरा रेशा,
सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है बाबू? किसे कहा जाता है? सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, कह रहा इसके उत्पादक क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। इसके उत्पादक क्षेत्रों का, इसके उत्पादक क्षेत्रों का, इसके उत्पादक क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। क्षेत्रों का क्या करना है? उल्लेख कीजिए। इसके उत्पादक क्षेत्रों का क्या करना है? उल्लेख कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। यदि आप लोग इस क्वेश्चन का सही आंसर लिख रहे हैं तो वेरी गुड बाबू, लिखिए। तो दो क्वेश्चन इसमें मिक्स कर दिया है कि सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है, इसके उत्पादक क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाबू। जूट को सुनहरा क्या कहा जाता है? रेशा कहा जाता है। यदि इसका उत्तर लिखेंगे बाबू तो उत्तर में क्या हो जाएगा? जूट को क्या बोल देंगे? जूट को सुनहरा, जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। क्या बोल देंगे? रेशा कहा जाता है बाबू। सुनहरा रेशा कहा जाता है, कहा जाता है। इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र, इसके क्या बोल देंगे? इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र बाबू, इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। कौन कौन क्षेत्र है? क्षेत्र का नाम लिख देंगे बाबू। क्षेत्र हैं, कौन कौन क्षेत्र है? तो पश्चिम बंगाल, बिहार। क्या लिख देंगे बाबू? पश्चिम बंगाल लिख देंगे बाबू। पश्चिम बंगाल। उसके बाद कोमा बिहार लिख देंगे। बिहार। उसके बाद हो जाएगा असम। बिहार के बाद क्या लिखेंगे? असम और ओडिशा। असम और क्या लिख देंगे? ओडिशा बाबू। ओडिशा बोल देंगे। ओडिशा। बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है बाबू। और 2 मार्क्स में आप इतना लिख दीजिएगा तो कहीं भी मार्क कटने की गुंजाइश नहीं है। सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है, इसके उत्पादक क्षेत्रों को उल्लेख कीजिए। बहुत से स्टूडेंट बोल रहे सर सही लिखे हैं, मेज खा रहा आपके उत्तर से। वेरी गुड बाबू। जूट को क्या बोल देंगे? सुनहरा रेशा कहा जाता है। इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है बाबू, पश्चिम बंगाल हो गया, बिहार हो गया, असम हो गया और उड़ीसा हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बाबू। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये है। और अंतिम क्वेश्चन बाबू आपदा प्रबंधन से लिए हैं। किससे लिए हैं अंतिम क्वेश्चन? आपदा प्रबंधन से लिए हैं बाबू। आपदा प्रबंधन से अंतिम क्वेश्चन लिए हैं बाबू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। ज्योग्राफी का क्वेश्चन था बाबू। ये गोल्डन फाइबर्स वाले ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन था। यानी हम टोटल जो क्वेश्चन करा रहे हैं आज की क्लास में 5 क्वेश्चन कराएंगे। हिस्ट्री से कराए, पॉलिटिकल साइंस से कराए, इकोनॉमिक्स से कराए, ज्योग्राफी से कराए। लास्ट आपका आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन का क्वेश्चन लिखिए बाबू। वाटर शेड प्रबंधन क्या है? लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है बाबू कि वाटर शेड बोलते हैं। वाटर शेड प्रबंधन क्या है? वाटर शेड प्रबंधन क्या है? प्रबंधन क्या है बाबू? ये आपको जानना है। चलिए उत्तर लिखिए। वाटर शेड का मीनिंग क्या हो गया बाबू? कि वाटर शेड प्रबंधन कैसे हम लोग करेंगे, जिससे क्या होगा? लिखिए बाबू उत्तर। कह रहा है वह प्रक्रिया है। वाटर शेड प्रबंधन क्या है? वह प्रक्रिया है जिसमें किसी क्षेत्र में वर्षा जल का संरक्षण कोमा संचयन। क्या लिख देंगे? संचयन तथा उचित उपयोग बाबू। उचित उपयोग की बात कर देंगे। उचित उपयोग किया जाता है। उचित उपयोग किया जाता है बाबू, ताकि जल की
जल की उपलब्धता उपलब्धता जल की उपलब्धता जल की उपलब्धता बढ़े और क्या बढ़े और मृदा अपरदन रोका जा सके रोका जा सके बाबू रोका जा सके उसे क्या बोल देंगे, रोका जा सके उसे वाटर शेड प्रबंधन कहते हैं। उसे क्या बोल देंगे, उसे वाटर शेड प्रबंधन कहते हैं बाबू, प्रबंधन कहते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बाबू, वाटर शेड प्रबंधन कहते हैं। यदि आप इतना लिख दे रहे हैं और सुंदर हैंडराइटिंग में लिखते हैं तो 2 मार्क्स में आपको फुल मार्क्स मिलेगा, कहीं भी मार्क कटने की गुंजाइश नहीं है। वाटर शेड प्रबंधन क्या है, बहुत स्टूडेंट बोल रहे हैं सर लिख लिए हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें किसी क्षेत्र में वर्षा जल का संरक्षण, संचयन तथा उचित उपयोग किया जाता है ताकि जल की उपलब्धता बढ़े और मृदा अपरदन रोका जा सके, उसे क्या बोल देंगे, वाटर शेड प्रबंधन बोल देंगे बाबू। तो आज की क्लास में हम सिलेबस को भी डिस्कस कर दिए कि किस तरह से आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे ये भी हम बताए बाबू, और 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको लिख करके बताए 1 बाय 1 करके। तो इस वीडियो लेक्चर को शुरू से एंड तक देखने के लिए बाबू थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मिलते हैं कल की क्लास में, न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे बाबू, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।